नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए, आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर 30, जिसका नाम है पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी वनोन्मूलन के बारे में और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपशिष्ट पदार्थों की और साथ के साथ कुछ ऐसे प्रभाव जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड है। आपके यहाँ पर वैश्विक उष्णता को हम पढ़ने वाले हैं, अम्लीय वर्षा को हम पढ़ने वाले हैं, स्मोक को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इन सारी चीजों का डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किससे, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों से। अपशिष्ट पदार्थ आपके क्या होते हैं, जो भी कूड़ा करकट है, जो भी कचरा है, उसको अपन अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, यानी कि जो हमारे काम नहीं आ सकता, वो कचरा है। ठीक है, देखिए हर एक वस्तु जो अवांछनीय व अनुपयोगी है उसको अपन क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैव निम्नीकरणीय जो आपके होते हैं वो जैसे कि कागज हो गया, ठीक है, कोई भी आपका ऐसे सड़ी गली पत्तियां हो गई, ऐसे ही कोई भी कूड़ा करकट है वो जो जिसका क्या हो जाए, अपघटन हो जाए, जिसका निम्नीकरण हो जाए, उसको अपन कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या होता है, जिसका निम्नीकरण ना हो, यानी कि अपघटन नहीं हो और वो प्रकृति के अंदर सालों तक एज इट इज बने रहते हैं, उनको अपन कहते हैं क्या, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। जैसे कि प्लास्टिक है, आप उसको अगर जमीन में गाड़ दो तो आप देखना सालों बाद वो प्लास्टिक एज इट इज आपको मिलेगा। पॉलीथीन होती है जो प्लास्टिक की, थैलियां, बोतलों के ढक्कन, ये सब क्या है, आपके अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ की। वे पदार्थ जिन्हें जीवाणुओं के द्वारा हानि रहित और अविषाक्त पदार्थों में क्या किया जा सके, निम्नीकृत किया जा सके, यानी कि इनका क्या हो, अपघटन हो सकता है। ठीक है, कृषि और पशु अपशिष्ट जैसे कि पत्तियां, टहनियां, भूसा, गोबर इत्यादि, जो कि क्या है, आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है। आगे बात करें हम अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों की, तो ये आपके इनका अपघटन नहीं होता है। इनका क्या है, अपघटन नहीं होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम के डब्बे, प्लास्टिक है, कांच है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है, अपशिष्ट इत्यादि क्या है, आपके अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, जिनका अपघटन नहीं होगा। इसीलिए तो अपन कहते हैं कि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उनका यूज बैन करना चाहिए, उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आगे देखिए, शहरों तथा कुछ गांवों में ठोस कचरे से निपटने के लिए लैंडफिल का उपयोग किया जाता है। बड़े शहरों में विशेषकर बायोमेडिकल अपशिष्ट से निपटने के लिए भस्मीकरण संयंत्रों का यूज किया जाता है, कि जहां पर ये जो कचरा है उसको डाल के जला दिया जाए। भस्मीकरण वह प्रक्रम है जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को पृथक करने के पश्चात कचरे को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, यानी कि उसको भस्म कर देते हैं। तो ये आपके शहरी क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को किया जाता है, काम में लिया जाता है। इस प्रक्रम का उत्पाद क्या कहलाता है, राख कहलाता है, जिसे लैंडफिल में निस्तारित कर दिया जाता है। ठीक है, भस्मीकरण के फलस्वरूप विषैली गैसें भी उत्पन्न होती हैं, जो कि क्या है, आपके वायु प्रदूषक है। अल्टीमेटली जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कम से कम कचरा उत्पन्न किया जाए। संरक्षण के 4R को अपनाना चाहिए, यानी कि कम उपयोग यानी कि रिड्यूस, पुनः उपयोग यानी कि रीयूज, मरम्मत यानी कि रिपेयर और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल। तो 4R आ गए इसमें, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर और आपके यहाँ पर रिड्यूस। ये चारों क्या है, इन चीजों का अगर आप उपयोग करेंगे, 4R का उपयोग करेंगे, तो आप यहाँ पर कचरे को कम मात्रा में उत्पन्न करेंगे। अगर कोई भी चीज है आप उसका फिर से रीयूज कर लो, है ना,
तो कचरा बनने से बच सकता है वो, ठीक है। अगर आप ऐसा एक साइकिल करके उस जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको किसी न किसी काम में ले ले, साइकिल करके उसको ठीक कर ले, तो अपने यहाँ पर इसको पुनः काम में लिया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, यदि अपशिष्ट पदार्थ को किसी उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाए तो इसको अपन क्या कहते हैं, पुनर्चक्रण कहते हैं। कि कचरा है लेकिन अब उस कचरे को उठा के अपन ने उसका ऐसा रिसाइकल किया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बन गया अपने पास जिसको हम पुनः काम में ले सकते हैं, तो इसको अपन कहते हैं पुनर्चक्रण। प्लास्टिक तथा कागज का पुनर्चक्रण, नगरीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना तथा चावल की भूसी का उपयोग करके वुड पार्टिकल बोर्ड लगाना, ये सब क्या है, आपके रिसाइकल के ही क्या है यहाँ पर उदाहरण है। पशुओं के गोबर का उपयोग करके बायोगैस का निर्माण किया जाता है, जैसे कि बायोगैस संयंत्र लगाए जाते हैं ना। बायोगैस संयंत्र में क्या होता है कि आपके जो बायोगैस है जिसको अपन क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब इस मीथेन गैस को जो है यहाँ पर बनाया जाता है और इसको काम में लिया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण का क्या है, एक अच्छा उदाहरण है कौन, आपके बायोगैस। आगे देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं की। पूरे विश्व के अंदर जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो आपकी कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाता है, वैश्विक उष्णता को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ ओजोन परत का अवक्षय यहाँ पर पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन अवक्षय। तीसरा हम यहाँ पर अम्लीय वर्षा को भी पढ़ेंगे, एसिड रेन, जिसको अपन कहते हैं अम्लीय वर्षा। और चौथा स्मोक को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ओजोन छिद्र से, ओजोन होल की यहाँ पर अपन बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ओजोन होल, ओजोन छिद्र का मतलब है कि जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है ना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। देखिए सबसे पहले समझिए कि जो हमारा वायुमंडल है जिसके अंदर जो समताप मंडल है, जिसको अपन क्या कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इस समताप मंडल में क्या है, अपनी ओजोन लेयर उपस्थित है, O3 की लेयर उपस्थित है। ये O3 क्या करती है, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन देती है, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर आएंगी तो हमारी त्वचा को कैंसर कर सकती है, साथ के साथ जो अन्य जीव है उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो ओजोन परत है इसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि अवक्षय हो रहा है। किसकी वजह से, यानी कि पतली हो रही है, ओजोन क्या हो रही है आपकी, पतली। किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, है ना। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से आपका जो ओजोन लेयर है वो पतली हो रही है, जिसी को ही अपन क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर कैसे इसको बचाया जा सकता है, तो जो अपने रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, उनमें आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके उपयोग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय देशों ने एक संधि भी की है जिसको अपन बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को क्या किया गया है, कम किया गया है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत क्या करती है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी के धरातल में पहुंचने से रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकेगी। रेफ्रिजरेशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के औद्योगिक उपयोग के कारण वातानुकूलन, सफाई करने वाले विलायकों, अग्निशामकों व एरोसोल जैसे कि सुगंधी स्प्रे के कैन, कीटनाशक, औषधि आदि के छिड़काव करने वाले डिब्बे ओजोन परत को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। अब जिसकी वजह से ओजोन परत क्या होती है, पतली होती है।
CFC में विद्यमान क्लोरीन ओजोन परत तक पहुंचकर ओजोन अणु को ऑक्सीजन अणु में विभाजित कर देता है। ठीक है, ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो अपना ओजोन है उसको विभाजित कर देगा किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, अब देखिए ओजोन की मात्रा कम पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को नहीं रोक सकती। अब यहाँ पर ओजोन की मात्रा कम हो रही है तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आएगी यहाँ पर वो इसको रोक नहीं पाएगी ओजोन। आर्कटिक क्षेत्रों में ओजोन छतरी की मोटाई में 30 से 40% की कमी हो चुकी है ना। उसी को अपन क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन का पतला होना ही अपने क्या कहलाता है, ओजोन होल, यानी कि ओजोन छिद्र क्या है लाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर, ओजोन का अपक्षय किस वजह से हो रहा है और ओजोन होल किसे कहा जाता है, ओजोन परत का कार्य क्या है, ये सारी बातें आ गई समझ में। चलिए आगे चलते हैं। सन बर्न यानी कि धूम्र ताम्रता, अब इसकी वजह से होता क्या है, अगर ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, त्वचा का कैंसर हो सकता है, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आएंगी तो देखिए धूप ताम्रता, त्वचा का शीघ्र वृद्ध होना, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद जैसे कि आंख के लेंस अपारदर्शी होने के कारण दृष्टि खोना, रेटिना का कैंसर, यानी कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां अपनी किसकी वजह से हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज के डायरेक्ट पृथ्वी पर आने की वजह से। आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो, और समुद्र व वनों की उत्पादकता में क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि उत्पादकता में क्या आती है, कमी आती है। तो यहाँ पर ओजोन परत के पतले होने की वजह से आपके हमारे त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, आनुवंशिक विकार भी हो सकता है, साथ के साथ यहाँ पर जो अन्य जीव है उनको भी नुकसान पहुंचता है। क्लियर, चलिए आगे देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपभोग कम करके वे प्रशीतन के लिए वैकल्पिक तकनीकों का प्रयोग करके अपन इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। एरोसॉल युक्त स्प्रे कैनस के प्रयोग को अपन प्रोत्साहन न देकर जो ओजोन का डिप्लीशन है उसको रोका जा सकता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ एक संधि की गई अंतरराष्ट्रीय देशों के द्वारा, जिसे अपन क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था कि अंतरराष्ट्रीय देशों ने संधि की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय देशों ने आपके क्या की, संधि की, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को क्या किया गया, कम किया गया। क्लियर, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं वैश्विक ऊष्मन की, यानी कि हरित गृह प्रभाव की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। देखिए वैश्विक उष्णता का मतलब क्या है, इसको अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है इसको, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर क्या होता है, जो अपनी हरित गृह गैसेज है जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, मुख्य रूप से आपकी कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, आपके साथ के साथ नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का तापमान है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक उष्णता कहा जाता है। क्लियर, चलिए देखिए। हरित गृह सामान्यतः कांच का बना हुआ एक ऐसा कक्षा है जिसमें बाहर की अपेक्षा अंदर का तापमान क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर ये जो कक्षा ली है ना, वो अपन ने क्या ले ली, पृथ्वी, कांच का घर क्या ले लिया, पृथ्वी, तो अंदर का तापमान क्या है, ज्यादा बाहर के तापमान से। इस प्रकार के हरित गृह ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। सौर विकिरण के द्वारा आने वाली जो ऊष्मा है वो सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरणों के रूप में कक्षा के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे ये एक मान लीजिए कक्षा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की किरणें क्या है, आती है, अब ये अंदर क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। देखिए इस तरीके से जो है रेज आई
और यहाँ पर ये क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये जो है अंदर की साइड अवशोषित कर ली गई। अब ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती हैं यहाँ पर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपके यहाँ पर मीथेन और भी गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। मुख्य रूप से आपकी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करती है, इस पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। देखिए, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण वनोन्मूलन होता है। अब वनोन्मूलन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती है। आपको पता है वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई हो गई। अब वन क्या करते हैं, पेड़ पौधे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अब जब वन ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से शाकाहारी जंतु वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। यह गैसें पृथ्वी के वायुमंडल को हरित गृह में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। सौर विकिरण की ऊष्मा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाती है, परंतु CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य हरित गृह गैसेस हैं उनकी अधिक सांद्रता के कारण यह ऊष्मा वापस नहीं जा पाती। यानी कि ये आई और ये इन गैसेस की वजह से क्या हो गया, इस कांच के घर में ही अवशोषित हो गई, जिसकी वजह से तापमान हर वर्ष बढ़ जाता है, जो कि आपके वैश्विक तापमान का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन है। बात आई समझ में यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, बर्फीले, अब इसके प्रभाव क्या है। अब जब वैश्विक उष्णता बढ़ेगी तो जो बर्फीले चोटियां हैं, पहाड़ है, वो आपके पिघलेंगे। तो देखो, बर्फीले चोटियों, हिम नदियों का पिघलना तथा समुद्र तल का ऊपर उठना, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। मालदीव द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों का हिंद महासागर में जलमग्न होना, मौसमों का विचित्र व्यवहार, फसलों के समय से पहले पकने की वजह से दानों का आकार व उत्पादन कम होना, क्योंकि भाई टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो वो फसलें पहले ही पक जाएगी। कुछ मछलियों के अंडों से बच्चे निकलने में क्या आती है, कठिनाई है। आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, प्रकाश रासायनिक स्मोक की। दो चीजें हमने पढ़ी है, पहला ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का अपक्षय यानी कि ओजोन छिद्र। दूसरा हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं स्मोक, है ना, और फिर हम चौथा पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। देखिए, स्मोक क्या है, प्रदूषक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, जो कि सल्फर युक्त ईंधनों को जलाने से उत्पन्न होता है। कण युक्त द्रव्य जैसे कि कालिक, जो कि वायु में निलंबित होते हैं, सूर्य के प्रकाश में रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं, आपके धूम यानी कि स्मोक बनाते हैं। आगे देखिए, स्मोक कोहरे, जिसको अपन क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं। अपन कहते हैं ना कि आज तो बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है। धुएं तथा कारखानों, मिलों से निकलने वाले कुहासों को बूंदों का मिश्रण है। तो जब आपके पूरी तरीके से वो ऊपर नहीं जा पाता तो वातावरण में रह जाता है, वही आपके क्या है, वही धुआं आपके किसमें परिवर्तित हो जाता है, कोहरे में। कम आर्द्र परिस्थितियों में तथा SO2, कालिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश रुकी हुई हवा पर पड़ता है और प्रकाश रासायनिक क्या बनाता है, स्मोग यानी कि धुआं बनाता है। कुछ इस तरीके से देखिए, चिमनियां हैं, उनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से। कोयला हवा धुएं को क्या कर देती है, शीघ्र बिखेर देती है, ऊपर जाती हुई गर्म वायु। देखिए, औद्योगिक धुआं, घरेलू धुआं, घरों से भी निकल रहा है, आपके इंडस्ट्रीज से भी निकल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये कोहरा बनता है। कैसे, ठंडी वायु से धुएं का विसरण नहीं होता, अब ये ऊपर नहीं जाएगा। रात के तापमान में कमी के कारण ठंडी वायु धरातल को सुव्यवस्थित रखती है और धूम कोहरे को बनाती है। अब जब हवा ठंडी हो जाएगी तो ये धुआं ऊपर नहीं जा पाएगा और वही इकट्ठा रह जाएगा और वही आपका क्या बनेगा, कोहरा यानी कि फॉग बनेगा। आगे देखिए, धूम कोहरा प्लस धुआं
धुएं का घना कंबल बनाता है जिससे ठंड नीचे जम जाती है और आपके किसका निर्माण हो जाता है, पूरे जो है उस स्मोक का निर्माण हो जाता है। तो प्रकाश रसायन धूम कोहरा इसको अपन कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड की वजह से ये बनता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसको अपन कहते हैं पान तथा ओजोन बनने के कारण प्रकाश रासायनिक स्मोक को अपन क्या कहते हैं, पैन स्मोक भी कहा जाता है। हवा में उपस्थित हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड सौर विकिरण की उपस्थिति में पान का निर्माण करते हैं। पान का मतलब यहाँ पर वो खाने वाला पान नहीं है जिसको खा के बाद में फूफू कर सकते हो, आप थूक कर सकते हो। पान का मतलब है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्लियर? चलिए आगे देखिए। पान तथा ओजोन प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक कहलाते हैं। दोनों के ही कारण मानव फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और स्मोक तापमान उत्क्रमण तथा ऊष्मीय उत्क्रमण के द्वारा बनता है। तो ये क्या है, आपके जो स्मोक है उसके बनने का कारण है कि धुएं की वजह से आपके कैसे जो है स्मोक बनता है। तापमान उत्क्रमण के कारण स्मोक धरातल के निकट एकत्रित हो जाता है और उस समय तक बना रहता है जब तक कि हवा इसे उड़ा के नहीं ले जाए। अब जो हवा नहीं होगी तो वो वहीं पर आपके जमा रहेगा। तभी तो आपने देखा होगा सर्दियों में जब सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा कोहरा ही कोहरा छाया रहता है ना। सामान्यतः गर्म हवा वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती है। अब सर्दियों के टाइम में तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा रहती है, तो जब ठंडी वायु की परत को उसके ऊपर की गर्म वायु की परत के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो वह उसे तापमान या ऊष्मीय उत्क्रमण कहा जाता है ना। चलिए, स्मोक के संपर्क में रहने के कारण वसन संबंधी समस्याएं, ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़ों की समस्याएं हो जाती है, गले में खराश, जुकाम, सिरदर्द सर्दियों में नॉर्मली होता है, तथा आंखों में जलन इत्यादि समस्याएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो धुआं जो है वो रह गया, वो हमारे आंखों में जाता है जिसकी वजह से आंखों में भी जलन होती है। स्मोक के कारण फसलें तबाह हो जाती है तथा पैदावार क्या होती है, कम होने लगती है। ये इसके क्या है, यहाँ पर प्रभाव है किसके, स्मोक के। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अम्लीय वर्षा की, जिसको अपन क्या कहते हैं, एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन का मतलब क्या है, देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। अब इन बड़ी बड़ी फैक्ट्री से क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड, जैसे कि मैंने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं। फैक्ट्री से निकलने के बाद ऊपर जाते हैं और जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना। जलवाष्प का मतलब क्या है, यहाँ पर H2O ही है, वाटर ही है। इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। अब ये जो अम्ल है ना, वो वर्षा के जल के साथ मिक्स हो जाते हैं और अब ये अम्ल है यानी कि इनकी पीएच क्या होगी, कम होगी। प्रबल अम्ल है तो पीएच कम कर देंगे, तो इस वर्षा के जल की पीएच को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। और यही वर्षा जल जब धरती पर आता है जिसका पीएच कम है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है, जो कि हमारे लिए जो जलीय जीव है उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, वनस्पतियों के लिए हानिकारक है। देखिए, अम्लीय वर्षा उस समय पर होती है जब वायुमंडल में उपस्थित SO2 तथा कण द्रव्य पानी से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। इन्होंने किससे अभिक्रिया, जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बना ली, अम्ल बना लिए। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यह पानी तथा भूमि पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है। मछलियां जैसे ऐसे अम्लीय जल में जीवित नहीं रह पाती जिसका पीएच क्या हो, 4.5 हो। तो जब उसकी पीएच कम हो जाएगी तो वो आपकी मछलियां जो है मर जाएगी, यानी कि जो जलीय जीव है वो मर जाएंगे। इस तरीके से देखिए आपके क्या हुआ, इन फैक्ट्रीज से और इनसे क्या निकला, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करी जिसके साथ क्या बना, आपके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना, और ये पानी के जल के साथ मिक्स होकर कौन सी वर्षा करती है, अम्लीय वर्षा करती है, जो कि यहाँ पर रहने वाले जो जलीय जीव है, वनस्पति है, उनको नुकसान पहुंचाती है। इसको अपन कहते हैं एसिड रेन।
आगे देखिए, अम्ल वर्षा का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण जंगल में उगने वाले जो वृक्ष हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। एसिड की वजह से हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, हमारे बाल खराब हो जाते हैं। मानवों में इसके कारण दमा रोग हो जाता है, और यदि ऐसा भोजन, जल अथवा वायु का उपयोग किया जाए तो अम्ल के संपर्क में हो तो समय से पहले क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये इसके प्रभाव है एक मानव पर, जलीय जीवों पर और वनस्पतियों पर। अम्लीय वर्षा से मृदा भी प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण भवनों तथा स्मारकों को भी क्षति पहुंचती है। धातुओं के संक्षारण की दर भी बढ़ जाती है। अब आपको पता है ये एसिड रेन होती है जिसकी वजह से जो व्हाइट इमारतें होती है वो आपकी कैसी पड़ जाती है, येलो होने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके अम्लीय वर्षा के कारण है। यहाँ तक आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें अपनी यहाँ क्या थी, इस चैप्टर के अंदर जितने भी मानवीय प्रभाव थे पर्यावरण पर, जिसमें हमने प्राकृतिक आपदाओं को पढ़ा, जिसमें हमने मनुष्य के द्वारा जो आपदाएं हैं उनको पढ़ा, मानव आपदाओं को, जिसमें हमने बाढ़ पढ़ा है, चक्रवात पढ़ा है, आपके सुनामी देखी है, भूकंप देखा है, साथ के साथ बादलों का फटना, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और आपके यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। और उसके बाद हमने बात की है कुछ ऐसे पर्यावरणीय समस्याओं की जो कि वैश्विक स्तर पर है। तो वो आपकी क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको अपन वैश्विक उष्णता कहते हैं, एसिड रेन अम्लीय वर्षा, तीसरा आपके ओजोन छिद्र का बनना, और चौथा आपके स्मोक का बनना। और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बात आ गई सारी समझ में? चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।